नमस्कार दोस्तों। आज हम आर्टेट 2012 के साइकोलॉजी के पेपर को हल करेंगे और देखेंगे क्या आ रहा था पिछले पेपरों में और अभी क्या आने की संभावना है। तो जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं वो पुराने पेपर ज़रूर देखें भाई। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है बताना है भाई। तो आप वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करके लिए सोच लीजिए सही आंसर कौन सा होगा। मैं आपको सही आंसर बताता चलूँगा। तो ए इसका आंसर होगा भाई सही। जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। वे संधि काल निम्न में से कौन बाहरी अभिव्यक्ति नहीं है? तो ये आपको बताना है भाई 2 नंबर का। तो इसका डी होगा। क्रिया खेलों के स्थान बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता? तो सहमति नहीं रखता वो आपको बताना है। तो ये बी नहीं रखता भाई, बाकी सभी रखते हैं। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। 4 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। अधिगम और परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है, सॉरी, सही सही बताना है आपको कौन सा कथन सही है। तो आप सोच लीजिए कौन सा सही होगा। तो इसमें से ये सही होगा भाई ए। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। ये इसमें सही होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है इस अधिनियम के अनुसार। तो ये डी होगा भाई इसका सही आंसर। जीवन के प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं व्यय संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम और विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? तो ये देता है भाई बी, परिवार, संवेशक समूह और अध्यापक। ये सबसे अधिक देता है भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एक अध्यापक को निम्न में से कौन से कथन से सहमत होना चाहिए? तो ये होना चाहिए भाई, बाह्य प्रेरणा तब होती है जब अधिगम करता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। तो इससे सहमत होना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ये जो मैं आंसर आपको बता रहा हूँ वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार आपको जो आंसर की जारी हुई थी उसके अनुसार बता रहा हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 8 नंबर देख लेते हैं। एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियों, पहाड़ों, मैदानों व घाटियों को प्रदर्शित करता है। वह विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे व मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने को कहता है। विद्यार्थियों की अन्य पुस्तकों और मानचित्रों का अध्ययन करने की इस दौरान मनाही होती है। यह अध्यापक द्वारा प्रयुक्त उपागम है। तो आपको उपागम बताना है भाई कौन सा है। तो ये खोजू उपागम होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई बांडुरा का? तो ये नहीं है भाई। स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना, इसका ये उत्तर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं आया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के संतोषजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन के मुताबिक स्वेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। तो कौन सा होगा भाई? ये असफलता या बगनासा होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? तो ये अनुकरण अधिगम अधिक प्रभावित करता है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चुनाव करना है भाई आपको। तो ये ए होगा भाई। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में भिन्नता हो सकती है। इसका ये सही होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा है।
तो ये आपको बताना है कि किस चीज़ का उदाहरण है। एक बार आप प्रश्न देख लीजिए, किस चीज़ का उदाहरण है ये आपको बताना है। आपने देख लिया होगा शायद। तो इसका उत्तर है वो होगा भाई प्रत्यय मानचित्र का। प्रत्यय मानचित्र का सही आंसर होगा भाई, सॉरी ए नहीं सी होगा भाई, प्रत्यय मानचित्र का। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है। तो ये व्यक्तिगत अध्ययन है, वो प्रक्षेपण नहीं है भाई, बाकी सभी है, ध्यान रखना भाई इस बात का। 15 नंबर देखिए, प्रजातिगत व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होगा। तो ये बुद्धि होगी वो भाई मददगार साबित नहीं होगी, बाकी सभी होंगे भाई। तो डी इसका सही आंसर है भाई बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ये परिभाषा है भाई किसी की। व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्ण समायोजन का निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसने दी। तो ये वॉलपोर्ट साहब ने दी थी भाई, इसका सी होगा भाई सी आंसर। 17 नंबर देखिए, प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। तो ये किया जाता है भाई अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, ये इसका सही आंसर होगा भाई। 18 नंबर देखते हैं भाई, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग को संकेत देता है। तो ये बी होगा भाई, बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों को लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं, ये होगा भाई इसका आंसर। 19 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है। नहीं है बताना है भाई आपको, ध्यान रखनी है ये बात हो। तो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इसका सही आंसर डी होगा भाई, कम बुद्धि रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है। तो प्रत्यक्ष समायोजन का तरीका है भाई लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, कि लक्ष्यों को बदल देना है भाई, वो प्रत्यक्ष समायोजन का तरीका है। 21 नंबर देखिए, पृथक कक्षाओं व संवर्धन कार्यक्रम का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। तो ये होगा प्रतिभाशाली बालकों के लिए किया जाता है भैया। 22 नंबर ये मिलान करने वाला है भाई, आप थोड़ा सा एक बार 1 सेकंड के लिए पॉज करके सोच लीजिए आप इसको। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका उत्तर, तो सी होगा भाई इसका उत्तर। तो एल का 2 से मिलान करना है तो ये कर दिया भाई, और एम का 4 से करना है भाई, एम का ये इधर से लेके 4 से कर दिया, और एन का 3 से करना है भाई, एन का इसका इससे करना है, और ये बच गया वो इससे करना है। आगे चलिए भाई 23 नंबर का, शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये भाषा के बोलने में असमानता को ना उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ता है भाई। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अधिगम नियोग्यता वाले बालकों में प्रकरण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है। तो ये पाई जाती है भाई संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय और दिशा की कम समझ। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो ये होगा भाई प्रगति पर गौर करना और उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, ये ए इसका सही आंसर है भाई। 26 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। तो ये बी होगा भाई प्रोग्राम का क्रियान्वयन और अंतिम मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए भाई, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है। नहीं है वाला बताना है भाई आपको। ओ तो इसका होगा भाई सी होगा भाई, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव, बाकी सभी होंगे भाई इसके सही, उपयुक्त है भाई इस बाकी सभी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए भाई, बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो ये होगा भाई 14 वर्ष से अधिक बालकों की शिक्षा पर, यह आप ध्यान रखना, उसमें 6 से 14 पर ही विशेष बल दिया गया है, और जो विकलांग है उनके लिए 18 वर्ष तक 6 से। 29 नंबर देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी के दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन और वृत्तचित्र तथा फिल्मों को एकत्रित करना एवं दिखाना, जिनके माध्यम से न्याय व शांति में वृद्धि को सुझाया गया है। ताकि अब आपको इसका सही आंसर बताना है भाई, आप सोच लीजिए 1 मिनट वीडियो को पॉज करके, मैं आपको सही आंसर चलो बता देता हूँ। ये होगा भाई शांति की शिक्षा दी जा सके, इसका सही आंसर। और ये 30 नंबर है भाई मिलान करने वाला, आप सोच लीजिए 1 सेकंड के लिए, आपको टाइम देता हूँ 1 सेकंड का। तो इसका सही आंसर ए होगा भाई, एल का 1 से मिलान करना है,
ये देखिए। और एम का 3 से करना है तो यहाँ से कर दिया, और एन का 4 से करना है तो ये हो गया, और जो बच गया उसको 2 नंबर से मिलान कर दो। तो ये था भाई आर्टेट 2012 के साइकोलॉजी का पेपर। ये श्रृंखला हमारी लगातार जारी रहेगी। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे जाइए और देखिए। थैंक यू, धन्यवाद आपका।